आज देश में एक ही मुद्दे की चर्चा सबसे ज्यादा है और वो मुद्दा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो क्या मोदी सरकार अपने तीसरे बड़े वादे को भी पूरा करने की पूरी तैयारी में है? जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं लाया गया, तो इस देश में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग विरोध में उतर आए हैं, कुछ लोग समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन इन सबके बीच आसार ये सबसे ज्यादा मजबूत हो चले हैं कि मॉनसून सेशन में हो सकता है सरकार इस बिल को लेकर आ जाए देश के सामने। लेकिन इन सबके बीच क्या प्रतिक्रियाएं, अलग अलग धर्मों पर इसका क्या असर, इसकी हम चर्चा करें और इसीलिए स्पेशल एडिशन में हमने अलग अलग धर्मों से जुड़े लोगों को, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है, उनका परिचय मैं आपसे करवाऊं। लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है, पिछले कुछ दिनों में हलचल कैसे बढ़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं, एक एक करके वो बड़ी बातें। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कमिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की ओर से कहा गया है कि जल्दी इस ड्राफ्ट को उत्तराखंड के सामने रख देंगे और देश में भी इससे एक बड़ा मैसेज आएगा। दो तीन जो बड़े पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने पहले रखता हूं। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ जाएगी और ये सभी धर्मों के लिए एक समान होने जा रहा है। शादी का रजिस्ट्रेशन हर हाल में जरूरी होगा। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान आधार मिलेगा। बहु विवाह प्रथा पर रोक लग जाएगी, यानी एक साथ एक से अधिक पत्नियां नहीं रख सकते हैं। हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़की के बराबर हिस्सा मिलेगा, अधिकार मिलेगा किसी भी धर्म में। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की जो संख्या है वो भी तय की जा सकती है। 13 जुलाई तक लॉ कमीशन को आम लोग यानी आप, हम या फिर किसी संगठन को लग सकता है वो सुझाव दे सकते हैं। मॉनसून सेशन में जानकारी ये आ रही है कि सरकार यूसीसी पर बिल लेकर आ सकती है। 17 जुलाई से 10 अगस्त तक मॉनसून सेशन चलने की खबरें हैं और इसके बीच कभी भी ये मॉनसून सेशन में ये बिल आ सकता है। और एक और तारीख जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, 5 अगस्त, क्योंकि 370 हटाने का बिल 5 अगस्त को, राम मंदिर का भूमि पूजन 5 तारीख को, तो क्या 5 अगस्त को ये भी बिल आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? खैर ये बात की बातचीत है, लेकिन वो बड़े डेवलपमेंट पिछले कुछ दिनों के यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री की चर्चा के बाद, लेकिन इस बार विरोध के सुर खड़े हो गए और बार बार ये कहा जा रहा है कि इससे धर्मों पर असर पड़ने वाला है। क्या वाकई इससे अलग अलग धर्मों पर असर पड़ेगा? इस्लाम से सबसे ज्यादा विरोध की बातें आ रही हैं, मुसलमान समुदाय से क्या वहां पर ज्यादा असर पड़ने वाला है? इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। और चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, स्पोक्स पर्सन है अखाड़ा परिषद के। मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। जॉन हमारे साथ हैं जो कि स्पोक्समैन है कैथोलिक यूनियन के। परमजीत सिंह सरना जी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के। विभा जैन जी हमारे साथ हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं विमेन विंग जैन महासमिति के और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। और खास तौर पर हमारे साथ विष्णु जैन जी मौजूद हैं मेरे बिल्कुल दाहिनी ओर। और इसलिए हमने इनको आमंत्रित किया है कि कई सारी बातें आ रही हैं, कई सारे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि धर्म से जोड़ा जाएगा, कहा जा रहा है कि संविधान में हस्तक्षेप की बातचीत सामने आ रही है। तो विष्णु जैन जी क्लियर करेंगे कि अलग अलग आर्टिकल्स, आर्टिकल 44 का क्या मतलब, अलग अलग धर्मों में हस्तक्षेप है नहीं है, ये उसको क्लैरिफाई करते चलेंगे। मैं इस डिबेट की शुरुआत मुमताज आलम रिजवी आपसे कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा यह कहा जा रहा है कि इस्लाम में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, एंटी मुस्लिम बताया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो मुझे जरा बड़े आसान शब्दों में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एंटी इस्लामिक होने वाला है? उत्तराखंड के ड्राफ्ट में हलाला इद्दत पर रोक लगाने की बात है, बच्चों की संख्या तय करने की बातचीत है, आपकी राय इस पर? देखिए, ये जो परसेप्शन बन गया है, ये प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भोपाल में जाके तकरीर की है उसके बाद से उन्होंने जो फोकस किया है, आप तकरीर चला करके देख लीजिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये यूसीसी जो है वो मुसलमानों पर ही कोई कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये परसेप्शन खुद प्रधानमंत्री ने बनाया है। तो जहाँ तक ये लॉ कमीशन का ताल्लुक़ है, उसने मशवरे मांगे हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी पूरा ड्राफ्ट तैयार, कल ही मेरी बात हुई है जो उसके स्पोक पर्सन हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरा ड्राफ्ट जो है वो 100 पेज का है, लेकिन और उसको हम मुख्तसर करके पेश करें। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। नहीं, ड्राफ्ट तैयार करना सरकार का काम है कि पर्सनल लॉ बोर्ड का काम है? नहीं, मशवरा मांगा है। देखिए ऐसा, अरे मशवरा में थोड़े नहीं कि 100 बनने का ड्राफ्ट ले जाएंगे भाई। मशवरे में ऐसा है, मशवरा जब मांगा जाता है
तो अपने हिसाब से तमाम तो कहिए कि मशवरा हम दे रहे हैं 100 पन्नों का, ये क्यों कह रहे हैं कि हम ड्राफ्ट दे रहे हैं? नहीं वही मशवरा। देखिए ऐसा है, नहीं आप अभी आपने अभी ड्राफ्ट कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है उनकी बात है कि हम ड्राफ्ट देने जा रहे हैं। कहते हैं इसको ड्राफ्ट कहते हैं। एक कोई चीज जो है लिखित तौर पर अगर वहां पे पेश की जाए, भाई बिल का ड्राफ्ट जो साहब सुनिए ना, देखिए एक ड्राफ्ट बनाना किसी बिल पर सरकार का काम है, लॉ कमीशन का काम है कि कोई पर्सनल लॉ बोर्ड बैठ के बनाएगा? नहीं, तमाम मशवरे के तौर पर वो पेश करेगी, फिर उसको देख करके लॉ कमीशन तैयार करेगा, लॉ कमीशन को देख करके सरकार तैयार करेगी। ये एक सिस्टम है। देखिए दूसरी चीज, अभी आप बार बार उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं, वहां ये हो रहा है। अगर सेंटर में ये हमारा यूसीसी आ जाता है तो क्या जो उत्तराखंड में है क्या वो वही रहेगा? ये खुद बताए। तो ये भी तो हो सकता है कि उत्तराखंड के यूसीसी में जो प्रावधानों की बात आ रही है, इतने सारे वो प्रावधान सेंटर वाले में भी हो, इतना सब कुछ वो प्रावधान सेंटर वाले में भी हो। मेरा आपसे सवाल सुनिए ना, मेरा आपसे सवाल था कि हलाला इद्दत पर रोक की बात है, आपको ये ठीक लग रहा है? दूसरी बात, क्या यूसीसी एंटी इस्लामिक है, आपको ठीक लग रहा है? हाँ या ना में सिंपल सा जवाब दे दीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। हलाला कहीं नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ हलाला नहीं है। नहीं आप नहीं हलाल और लाला कोई ऐसी चीज नहीं है। और जहां तक इद्दत का है उसको देखिए, आप मसला समझिए। इद्दत होती क्यों है? जो 3 महीने की इद्दत है, मैं अगर आपको वक्त हो तो मैं आपको बता दूं कि 3 महीने की इद्दत 3 महीने की होती है, 4 महीने की होती है, मुझे नहीं समझना है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, समझना पड़ेगा उसकी बात। सुनिए ना सर, मेरा सवाल क्या था कि हलाला इद्दत हट जाती है, आपको कोई दिक्कत? नहीं देखिए, इस्लाम से जुड़े किसी को भी कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री जी तो खड़े होंगे 8 बजे, मैं तो कहता हूं ये सब करने की जरूरत क्या है? जिस तरीके से नोटबंदी खड़े हुए प्रधानमंत्री, अरे सर नोटबंदी पर मत जाइए रिजवी साहब, नोटबंदी पर मत जाइए। मैं पूछ रहा हूं आपके हिसाब से यूसीसी क्या? देखिए प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं वो कर देते हैं, उनको आगा पीछे से कोई मतलब नहीं है। वो नोटबंदी उन्होंने कहा कि भाई और बहनों आज से 500 और 1000 लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वो ऐलान कर दें। उन्होंने इसी तरीके से लॉकडाउन कर दिया, ना सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और दिया कि अब कुछ सब छोड़िए रिजवी साहब, तो अभी भी आप नहीं बोल पा रहे, लेकिन अभी भी आप नहीं बोल पा रहे की बात करते हैं। ठीक है विष्णु जैन जी, ये अभी भी नहीं बोल पाए कि हलाला इद्दत पर रोक क्या ठीक है नहीं है, तो क्या माने कि ये डिफेंड कर रहे हैं, फिर ये नोटबंदी पर जा रहे हैं, फिर लॉकडाउन पर जा रहे हैं? मैं आपके इस बहुत अरे एक मिनट यही मशवरा दीजिए ना, सही है कि गलत है? हम यहाँ पे बहुत सीरियस डिबेट कर रहे हैं, बहुत ही सर एक मिनट, हम यहाँ पे बहुत सीरियस डिबेट कर रहे हैं, बहुत सीरियस टॉपिक पे, और आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही संजीदगी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फीमेल जेनाइट, और मैं चाहता हूं जितने पैनलिस्ट हैं यहाँ पे उसका जवाब दें, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जो प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडिया में, ये सही है कि नहीं है? और जो प्रैक्टिस कर रही है कम्युनिटी, जब उनपे एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप इसको रोक दीजिए, और पॉस्को एक्ट जो सबसे घृणित अपराध माना जाता है उसका वायलेशन है, तो धर्म का आड़ लेके बोला जाता है कि नहीं ये हमारे धर्म में परमिटेड है। 4 शादियां जो आज एक फीमेल डिग्निटी का, जेंडर जस्टिस का इश्यू है, जो सेक्शन 494 में और लोगों के लिए ऑफेंस है, वो मुस्लिम समुदाय में एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। पॉस्को एक्ट खाली, और मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, खलीदुर रहमान के जजमेंट में केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि पॉस्को एक्ट इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, नहीं अप्लाई किया जा रहा है। एक बच्ची का रेप किया गया और कहा गया कि हमने इनसे वैलिडली शादी कर ली है, पॉस्को एक्ट का सेक्शन 3 हम नहीं मानते हैं। तो यहां पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके 3 सबसे मूलभूत चीजें और स्वरूप में आपके सामने रख रहा हूं, वो है नंबर ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज, हिद्दत, इद्दत, हलाला, और साथ ही साथ फीमेल। जल्दी से जवाब दीजिए रिजवी साहब, एज ऑफ मैरिज 15 साल नहीं रहेगा भाई? देखिए ऐसा है, 15 से आगे बढ़ना पड़ेगा, 20, 21, 18 देखिए होने वाला है। देखिए इस्लाम में, शरीयत में कहीं न 13 साल है, न 15 साल है, न 18 साल है, कोई एज नहीं है। और ना सुनिए, अल्लाह हुक्म है, एक मिनट पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या है? मैं वही देखिए, पर्सनल लॉ जो है वो शरीयत की ही बात करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुरान में कहीं भी न तो 13 साल है, सिर्फ ये कहा है कि जब बालिग हो जाए लड़की लड़के तो उनकी शादी कर दीजिए। नहीं कोई बालिग, जब पीरियड शुरू हो जाए, नहीं पीरियड जब तक भाई बालिग, आप लोग सुनते नहीं है। जब आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं कह रहे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम कह रहे हैं संविधान सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 4 SCC पेज 606 में कहा है कि धर्म जो है वो इस देश के आर्टिकल 25 में लिखा हुआ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आप ये नहीं कह सकते हमारे यहाँ 13 साल से मानेंगे या 9 साल से मानेंगे। एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं रिजवी जी, एक बात कहना चाहता हूं, अपने समाज का उदाहरण देना चाहता हूं। विडो रीमैरिज एक्ट, सती प्रथा, पर्दा सिस्टम,
साथ ही साथ जो आज हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 6 में अमेंडमेंट करके हिंदू बच्चियों को प्रॉपर अधिकार दिया गया, बराबरी का अधिकार दिया गया है, ये सारी चीजें हम लेके आए। राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूं। आप आज लेकर के इस्लाम में कब से चीजें चल रही? 14 मैं आगे चल रही हूं। विष्णु जी, जो जिस धर्म में फिर मैं जो जवाब दे रहा हूं आप विष्णु जी, जो जिस धर्म में कुरीति है उसको खत्म करने मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊं, बस मुझे एक चीज बता दीजिए, ये एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए? आपका पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है? सर ये ज्ञान मत दीजिएगा कि जब से लड़की, जो भी आप शब्द कह रहे हैं सर, वो लॉजिक मत दीजिएगा। 15 साल 16 साल क्या आपके हिसाब से है? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ आपकी चर्चा हुई होगी, उसको पढ़ने का जो है, आप जो कानून बनाना चाहते हैं वो कानून बना दीजिए। सर मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। नहीं, हम उसको नहीं रिजवी साहब, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। आप 18 साल बना रहे हैं, 18 साल को मान लिया जाएगा, और शारदा एक्ट जो है सब फॉलो करते हैं, सब वो इंप्लीमेंट होता है। इसलिए आप ये मत कहिए कि सिर्फ जो है हम, और मतलब सरकार, आप ये कहना चाहते हैं बिल्कुल, आपने बाबरी मस्जिद को फैसला लिया, सबने मान लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम करेंगे अपने मन की, नहीं मन हम करेंगे अपने मन की, ट्रिपल तलाक में कानून नहीं हम करेंगे अपने मन की। आप बोलिए ये कहना चाहते हैं, नहीं, या फिर सड़क पर तांडव करेंगे जैसा सीए के टाइम हुआ? नहीं, आप जो है देखिए ऐसा है कि आप बोलिए ना फिर खुले तौर पर। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि हम जो शरीयत में हम वो आपको बता रहे हैं सर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो शरीयत में चीजें वो आपको बता दें। आप जो करना चाहते हैं सर, किसी पर्सनल लॉ से देश नहीं चलेगा, देश आगे बढ़ेगा देश के कानून से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। मिटा दीजिए आप खूबसूरती, सर मालिक हैं आप। खूबसूरती का हवाला मत दीजिए सर, प्लीज। नहीं, मिटा दीजिए, हमें क्या है भाई? रिजवी साहब खूबसूरती का हवाला मत दीजिए, वरना अभी सवाल पूछने लगूंगा, ठीक है, जो करना ठीक है। जॉन साहब, आपको क्या लगता है यूसीसी के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, उत्तराखंड का जो आपने ड्राफ्ट देखा है, क्या आपको लगता है किसी तरीके से ईसाई धर्म में किसी तरीके का कोई दखल है? क्रिश्चियनिटी? सर पहली बात तो मेरे को बताइए, क्या यूसीसी सेंट्रल लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है? आर्टिकल 44 में। हाँ तो है ना, डायरेक्टली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ प्रिसाइजली। यस, स्टेट्स क्या उस पर कानून बना सकती हैं अपने? बिल्कुल बना सकती हैं। स्टेट भी बना सकती है, सेंटर भी बना सकता है। अच्छा, इतनी सारी स्टेट्स में। अच्छा ये नहीं, मैं तो मैं लीगल बात कर रहा हूं। नहीं, अब मैं आपसे लीगल समझ, मैं तो सीखने आया हूँ आपसे ना। हाँ जी। तो 2 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स ने असेंबली से पास किया है जी कि हमको यूसीसी नामंजूर है। जी, स्टेट वर्सेस स्टेट का मामला मैं रहता है। लीगल बात कर रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे देता मैं तो बिल्कुल ही कानूनी बात कर रहा हूँ। कल रात की खबर है, जो आज सुबह की भी खबर है, कि नॉर्थ ईस्ट में, मुझे नॉलेज है उस बात की, आपको मुझे नॉलेज है, 2 स्टेट्स ने ये पास किया है कि हमको यूसीसी कबूल नहीं है। अच्छा वो तो, मगर वो भी मुद्दा नहीं है। यहाँ पर हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म के रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म का रिफॉर्म हर धर्म के जो उसको आप मानता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके लिए उसका अपना रिफॉर्म करते हैं। हम जूझे हुए हैं, हमारा कैथलिक यूनियन 100 साल से, इस क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे रिफॉर्म आ सकता है, महिला का दर्जा कैसे बढ़ सकता है, उस पर जूझा हुआ है। वो सब ठीक ठाक है। कानूनी तौर पर आप इस्लाम पे तो नहीं थोप रही है, बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम तो पूरा विश्वव्यापी है। आप हिंदुस्तान के मुसलमान पर, उनकी संस्कृति पे, उनके कल्चर पर, वो उनकी परिपाटी के ऊपर ये लगा रहे हैं। हमारे ऊपर आप लगाइए तो हमारे को 21 साल आप लड़की की शादी कर दीजिए, कोई इतराज नहीं है। आप अगर माफ कीजिए, एंटी डाउरी एक्ट को अच्छी तरह मारिए। हमारे यहाँ बड़ा डाउरी का बड़ा कठोर है, उसको हटाना चाहिए। महिलाओं का अधिकार बढ़ाइए। पार्लियामेंट में महिलाओं की 50% कीजिएगा, पर पंचायत में 50% कीजिएगा, रिजर्व सीट करेगा। ये सारे पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट में आरक्षण क्या होगा उसकी बात भाई साहब। तो मैं तो बड़ा उम्र के हिसाब से आवाज को बुलंद कर सकता हूँ मैं, उसकी बात नहीं है। मैं कुछ और कह रहा था, मैं कह रहा था ये सब अच्छी चीजें हैं और मोदी है तो मुमकिन है, मगर जो मैं बात करना मांगता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और भी बातें हैं जो शायद इससे ज्यादा नजदीकी हो। नौकरी की बात है उसमें, आपको पता है, आपको भी पता, मेरे को पता है। जॉन साहब सर सुनिए, रुकिए मैं आता हूं बीच में, 1 मिनट आप जवाब दीजिएगा। दोबारा पूछना चाहता हूं, विष्णु साहब आप जवाब दीजिएगा। जॉन साहब देखिए, बहुत प्रिसाइजली ये डिबेट यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है सर। बेरोजगारी पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, देश में और भी बहुत सारे मुद्दे मैं मानता हूँ सर, मैं पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ सर, प्लीज। आपने 2-3 मिनट बोला,
मेरा आपसे सवाल था कि क्रिश्चियनिटी में क्या कोई दखल है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? आप इस्लाम की बात करते रहे सर, रिजवी साहब है उसके लिए, तो इसलिए प्लीज आप इस्लाम की बात मत करिए, वो उसके हक में आवाज बुलंद कर देंगे। 1 मिनट विष्णु जी, जिस देश सर क्रिश्चियनिटी पर कोई असर है नहीं है? सर मुझे उस पर जवाब दीजिए। 2 मिनट में आपने बिल्कुल नहीं बोला, मैं आपको और 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियनिटी पर बोलेंगे सर, यूसीसी और क्रिश्चियनिटी। ऐसी कोई भी चीज जो सरदारों को, जैनियों को, बुद्धिस्टों को मान्य नहीं है। नहीं भाई, नहीं जॉन साहब, मेरे को भी मान्य नहीं है। सर सुनिए, सरदारों को, जैनियों को वो लोग अपना देख लेंगे भाई, हिंदू अपना देख लेंगे, इस्लाम अपना देख लेगा। तो सर प्लीज इनकी बात मत करिए, आप ईसाई धर्म की बात करिए। धर्म की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पर। नहीं, धर्म की बात थोड़ी है। मैं आता हूँ सरदार जी, मैं आपके पास बात करना हर एक का फर्ज है, मिनॉरिटीज के अकेले नहीं तो माइनॉरिटी। तो परमजीत जी एक बात बताइए, आपको क्यों बुलाया, विभा जी को क्यों बुलाया, नवल किशोर जी को क्यों बुलाया, रिजवी साहब को क्यों बुलाया? फिर मैं बुला लेता अकेले जॉन साहब को और विष्णु जी को, चर्चा कर लेता। सर आप तो सर सबके प्रवक्ता नहीं है ना वो? सबके प्रवक्ता तो नहीं है, पर एक हिंदुस्तानी खाली अपने धर्म का प्रवक्ता नहीं है, वो सारे मुल्क का प्रवक्ता है। ठीक है, आप कह सकते हैं भाई, आप अब हम जा रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया किसी को, ये हिंदू को पकड़ा, बीच में टकरा रहा है। सिंह साहब, मैं आता हूं। सरदार सेफ नहीं है, ईसाई सेफ नहीं हो सकता। सब सरदार सेफ है। आपको लगता होगा सर, आपको लगता होगा सरदार सेफ नहीं है सर, आपको लगता होगा, लेकिन सरदार इस देश में सेफ महसूस करते हैं, और उस देश में तो मत कहिए जहां पर एक सरदार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो कम से कम ये मत करिए। विष्णु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक सवाल पूछना चाहता हूं सारे तीनों पैनलिस्ट से, बहुत ही अदब से। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ये क्या वैलिड है कि नहीं? मैं जॉन सर का इस पर जवाब चाहता हूं। पहली बात, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये आपकी दृष्टि में सही है कि गलत है? और क्या इसके लिए धर्म का एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, जो पॉस्को एक्ट के सेक्शन 3 में एक संगीन अपराध है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जॉन सर जवाब दीजिए। पूरे विश्व में फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन एक बड़ा घृणित बात मानी गई है, और अफ्रीका में यहाँ पे प्रैक्टिस होता है और हमारे यहाँ नहीं होता है, और इसकी हम निंदा करते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ इस मामले को एग्जामिन कर रही है, और एक कम्युनिटी में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसको यूनिसेफ ने, WHO ने कहा है कि ये गलत है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं राकेश जी, यूनिसेफ ने कहा है कि जो एज ऑफ मैरिज है ये फीमेल जेंडर जस्टिस का, जेंडर डिग्निटी का इशू है, और एक यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े हैं जो मैं यहां पे रख रहा हूं। तो यहां पे बात ये नहीं हो रही है, और मैं जॉन साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि संविधान में आर्टिकल 44 का मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून लाती है, तो सर प्लीज जरा चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज हर जगह टोकिएगा। आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये कहा गया है कि वो आर्टिकल 14 और 19 के ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, रुक जाइए, बाकी मेहमानों का रुक कर लूं, दोबारा आता हूं जॉन साहब के पास। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसी की वजह से मैंने पूछा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर अभी तक कोई भी प्रांत, और मोदी जी मुमकिन है वो भी नहीं, नौकरी को एक कंपलसरी। फिर आप नौकरी पर पहुंच गए सर, प्लीज सर, नौकरी बिल्कुल डिरेल मत करिए सर। ना, मेरी एक बहुत आदत है सर, मैं बताता हूं, मेरी एक बहुत गंदी अच्छी जोके लीजिए सर, मैं बिल्कुल डिबेट डिरेल नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं बता तो प्लीज दूसरे इशू पर मत जाइए, अगर कोई पैनलिस्ट जाएगा मैं बीच में आ जाऊंगा। रुक जाइए, मैं आता हूं। परमजीत जी, क्या आपको लगता है कि इससे सिख समुदाय में किसी तरीके का इंटरफेरेंस होगा? कोई आपकी रीत धर्म के पालन में किसी तरीके की बाधक, कहीं से भी कोई आशंका आपको? अगर हाँ तो उसका जवाब दीजिए। नहीं, पहले मेरे को ये बताइए, इस कानून को पब्लिकली किया आपने कि हम ये करने जा रहे हैं? तो ये तो अभी आएगा ना भाई। विधानसभा की बात नहीं है, विधानसभा से या पार्लियामेंट में जाने से पहले आप हमें बताओ ना भाई, ये हम कानून बना रहे हैं, हमें अंधेरे में लाठी मार रहे हैं हमारे कम्युनिटी में। सर ये नहीं है, ये नहीं है। आप हमारी कम्युनिटी में पता ही नहीं, हम कहते हैं हमें तो कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं, उनके समझौते की बात कर रही थी, कहता अगर ये कानून लाए तो हम तो नहीं समझौता करते, अगर करेंगे वो लीडर मरेंगे। पर बात ये है सर कि हम लोगों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया? तो अभी तो लॉ कमीशन के सामने राय देनी है ना आपको। एक हमें कानून बता दीजिए। लॉ कमीशन के सामने राय। सर एक मिनट जरा आप बात सुनने का भी मादा रखें। नहीं, मैं मादा नहीं है मादा। आप सीधी बात है, पहली बात यह है कि ये जब तक कानून मिनॉरिटी कम्युनिटी अप्रूव ना कर दे
तब तक ये पार्लियामेंट में नहीं जाना अरे चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि अलग अलग कमेटियां अप्रूव करेंगी सरकार के कानून को, ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि सरकार एक कानून बनाए, ड्राफ्ट बनाए, देश में घुमाए, भाई कमेटी अप्रूव करती चले, ऐसा होता है क्या इस देश में? अच्छा नहीं सही, कोई भाई लॉ कमीशन ने राय मांगी, आप दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने का प्रावधान होता है। मैं आपके पास एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपके एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपके पास इंडिविजुअल के भेजने के नहीं कह रहा हूं। हमारी सबसे धार्मिक बड़ी संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पॉलिटिकल पार्टी श्रोमणी अकाली दल है, आपने उसको दिया, आपने उनका रिप्रेजेंटेटिव दिया। मुझे हिंदुस्तान एक मिनट ठीक, हिंदुस्तान की आजादी से पहले हमारे साथ वादा किया गया कि कोई कानून हमारी मर्जी के बगैर नहीं बनेगा। सुनिए ना सर, इसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव लॉ में क्यों नहीं है? अरे परमजीत जी, हमारा ये अकेले सिख समुदाय के लिए कानून थोड़े नहीं बन रहा है, मैं आता हूँ, ये अकेले सिख समुदाय के लिए थोड़े नहीं कानून बन रहा है कि आपकी कमेटी के पास भेजा जाए। विष्णु जैन जी, और क्या है? क्या अभी तक इस देश में कभी ऐसा हुआ है कि कोई कानून बना हो और अलग अलग कमेटियों के पास घुमाया गया हो, भाई तुम अप्रूव करो, तुम अप्रूव करो, तुम अप्रूव करो? मुझे कभी हुआ ऐसा देश में? नहीं, कभी ऐसा भी देश में हुआ कि कानून बनने से पहले सबको पूछा जाए, बताओ तुम्हारी क्या रजा है, आपने क्यों सब धर्मों को बुला लिया, बताओ तुम्हारी रजा क्या है? मैं अपने सीनियर सरदार साहब जहां तक सती प्रथा की बात है, हमारे धर्म में तो 500 साल पहले सती प्रथा बंद कर दी थी। मैं आपसे कहता हूं, छोटी बच्चियों की शादी में राजस्थान में बिल पास हुआ, 50 साल हो गए, आपने रोक लिया। अच्छा चलिए, मैं आता हूँ सर, मैं बहुत सम्मान के साथ, आप और सीनियर पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं कि उसको रोक सके। परमजीत जी, आप सीनियर हैं और बहुत सम्मान के साथ, और किसी धर्म पर कानून नहीं बन रहा है कि अलग अलग धार्मिक कमेटियों के पास भेजे, एक ऐसे कानून बन रहे हैं जो सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होंगे। विष्णु जी 20 सेकंड, फिर मैं विभाजी और नवल जी सारी डिबेट को एक पर्सपेक्टिव में रख देता हूं। सर देखिए, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का है, उनको आपकी सरकार के ऊपर इस बात के ऊपर शक है। आपको उस शक को दूर करने के लिए जो रिलीजियस हेड, कितनी कमेटियां हैं? 1 2, आप उनके पास भेज दो। ये कॉमन रिलीजियन कोड नहीं है कि अलग अलग धर्मों के पास भेजा जाए, ये कॉमन सिविल कोड है, तो सिविल रिलीजियन कोड नहीं है, ये आप समझिए। सिविल कोड क्यों ना भेजा जाए? सिविल कोड क्यों भेजा जाएगा? क्यों ना भेजा जाएगा भाई? नहीं, आप सुझाव दीजिए लॉ कमीशन को, ड्राफ्ट आएगा, अगर आपको लगता है गलत है उतर के विरोध करिएगा सर, आपकी कमेटी जाएगी सरकार के पास, अमेंडमेंट की बात होगी। सुझाव तब देंगे जब हमारे पास आएगा, हम कहेंगे ये खराबी है, फिर वही बात है, मालूम नहीं है, ठीक है। विष्णु जैन जी एक क्विक कमेंट, फिर विभाजी। मैं इस डिबेट को एक पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं, और जहां जहां आईपीसी के प्रोविजंस धर्म के आधार पे एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि वो मुद्दे आईपीसी के परव्यू में आने चाहिए। जहां जहां फीमेल जस्टिस का, जेंडर जस्टिस का, फीमेल डिग्निटी का इशू है, उन सारे इश्यूज पे यहां पे बात हो रही है कि वो भी यूनिफॉर्म कोड के अंदर आने चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, डाइवोर्स, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 सर, सेक्शन 10A में अगर आज कोई क्रिश्चियन व्यक्ति डाइवोर्स चाहता है तो उसको 2 साल का वेटिंग पीरियड है, और ये मामला मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में इस समय मामला विचाराधीन है, उस पीरियड को कम करने की बात हो रही है। इसमें आपके धर्म का कहां से उल्लंघन हो रहा है? पारसी मैरिज एक्ट में अगर कोई पारसी महिला अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करती है तो वो वहां की विरासत के लिए हकदार नहीं होगी। इसमें कौन सी क्या कहते हैं धर्म के निजी मसले में इन पॉइंट पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन 2 मेहमानों ने अभी नहीं बोला है। विभाजी, बतौर महिला भी आप जवाब दीजिएगा, और जैन धर्म से हैं तो भी आप जवाब दीजिएगा। क्या जैन धर्म में आपको लगता है जो इधर उधर के इनपुट्स आ रहे हैं कि कोई हस्तक्षेप आपको लगता है, जबकि सबके लिए सिविल लॉज पर एक जैसे कानून की बात है, मसलन शादी की बात है, मसलन एडॉप्शन की बात है, मसलन करियर को लेकर बातचीत है, शादी की उम्र की बातचीत है, तलाक की बातचीत है, प्रॉपर्टी में राइट्स की बातचीत है, आपकी टिप्पणी? मैं इसमें यही कहना चाहूंगी, जितना कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है उसमें इतना बेस मुझे नहीं लगा फ्रैंकली। क्या मैं अगर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लूं कि मुस्लिम लेडी डिफरेंट है क्रिश्चियन लेडी से, या जैन लेडी से, या हिंदू लेडी से, all ladies are at the same equal footing. When all ladies are at the same footing, तो अगर हमारे रिलीजन में है कि दूसरा नहीं कर सकते हैं, बाकी लोग कहते हैं इतना नहीं कर सकते, या some laws are there, then in that case आप मुझे बताइए, मुस्लिम लेडी को भी उतना ही पेन होता है जब उसे डाइवोर्स दे दिया जाता है without having any reason behind that. और बोलकर, ठीक है, अच्छा, जो 3 तलाक का कानून बन गया, बोलकर जाओ तलाक। मैं आपको बताइए, एक कानून से ही खत्म हुआ ना सर, कानून उसका भी विरोध हो रहा था सर। रिजी साहब ने विरोध किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन इनके जैसे 10 मौलानाओं ने स्टूडियो में आकर हंगामा कर दिया कि 3 तलाक पर कानून।
प्रैक्टिकल बताती हूँ। मैं दरियागंज की लड़की हूँ और जामा मस्जिद मेरे बिल्कुल पास में है, तो बहुत काम रहता है वहां आने जाने में। तो क्योंकि ये डिस्कशन चल रहा था तो मैंने बहुत सारी मुस्लिम लेडीज से बात की। हाँ, एंड आप इमेजिन नहीं करेंगे 92 to 93% ऑफ द मुस्लिम लेडीज टोल्ड मी कि मैम हम बहुत खुश होंगे अगर ये रूल आ जाए। हम अपने पतियों से, अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हैं कि कभी भी हमें पता ही नहीं होता कि हम कब हमें डाइवोर्स मिल जाएगा, कब हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कब हमें, उन्होंने लिस्ट ऑफ बताई। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि वो सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो इतना छोटा सा सैंपल साइज था कि मैं उससे आपका नहीं एकदम कहना चाहती कि दिस इज द रूल और दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट, फाइन। परंतु आप ये देखिए, जितनी, मेरे ख्याल मैंने 50-55 लेडीज से बात की, मुझे 2.5-3 घंटे में जामा मस्जिद में रही और बात की। सबने ये कहा, कुछ लेडीज ने ये कहा कि नहीं, जो हमारा रोल है, जो हमारा ये है धर्म है, उसे हमें निभाना चाहिए, ठीक है। परंतु बाकियों ने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा कि नहीं, प्रैक्टिकली ये बहुत आज के माहौल में बहुत मुश्किल है। सेकंड, एक पॉइंट बस लास्ट में आपको और कहना चाहूंगी, एज आई एम ए प्रोफेसर, ठीक है, मैं बहुत, मेरे पास मुस्लिम बच्चे भी होते हैं, मेरे पास हर तरह के बच्चे होते हैं, एंड आई एम टेकिंग एट ए हायर लेवल, एट MBA लेवल ऑल्सो। तो वहां भी है, तो जैसे जनरल बात होती है तो कहते हैं मैम अब हम इन चीजों को नहीं मानते, वी वांट कि हमारे पास एक ही लेडी हो, वी वांट कि हमारी जो पत्नी आए वो बहुत पढ़ी लिखी हो, 21, 22, 23 साल की हो, जो वो डिसीजन ले सकती हो। तो इस तरह से जो मैं देख रही हूँ, ये जो पुराना है सिस्टम, ये बात आपने तो बहुत शानदार कही विभागी, और मुझे लगता है कुछ लोगों की आंखें खुली होंगी इस पैनल पर। लेकिन मुझे एक बात और बता दीजिए, चूंकि आप जैन समुदाय से हैं, तो क्या आप लोगों के समुदाय में क्या चर्चा, क्या किसी को लग रहा है कि हमारे इस ट्रेडिशन में कोई दखल हो जाएगा? सब कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग आत्मा के लेवल पे बात करते हैं और हर लेडी को एक ही मानते हैं। हम उसे रिलीजन में नहीं जा रहे, मुस्लिम में नहीं जा रहे, क्रिश्चियन में नहीं जा रहे, उसमें नहीं जा रहे। हम देख रहे हैं कि जो एक लेडी के अंदर के भाव हैं वो सभी लेडीज के सेम हैं। ये नहीं कि एक के जैन है तो उसके ऐसे हैं, उसके हैं तो नहीं। तो कोई भी टॉर्चर सहना नहीं चाहता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इस बीच कुछ लोगों ने चर्चा छेड़ दी, स्पेशल मैरिज एक्ट की चर्चा छेड़ दी, आदिवासी समुदाय की बातचीत हो रही है। इस पर मैं विष्णु जैन जी से अलग से भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि कुछ जगहों पर बहुपत्नी प्रथा की बातचीत है। आपकी टिप्पणी? देखिए राकेश जी, पहले तो मैं बताऊं, हिंदू समाज समन्वय में पहले से ही सहमति व्यक्त करता है। हम देश के प्रत्येक कानून को पूरी श्रद्धा के साथ मानते हैं, इसलिए हमें इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कब से कह रहे हैं कि देश में एक विधान, एक संविधान, एक निशान होना ही चाहिए, कानून सबके एक साथ। अतः कोई देश बता दो जहां धर्म को देख करके कानून तय किया जाता हो। अब राम सिंह के घर में एक बालक होगा, रहीम के यहाँ 40 होंगे, कौन सा नियम भैया? यहाँ एक विवाह होगा, वहां 10 विवाह हो जाएंगे, कौन सा नियम भैया? आप देश के कोर्ट को जब मन होगा तो मानोगे कानून, नहीं मन होगा तो नहीं मानोगे। आप अलग से अपने शरीयत कोर्ट चलाते हो, क्यों भैया, क्या जरूरत है? वैसे कहोगे मैं संविधान को मानता हूं। तो मैं तो चाहता हूं जितना जल्दी हो सकता है समान नागरिकता कानून लगना चाहिए। हर देश के नागरिक को एक जैसा कानून का पालन करना चाहिए, तभी राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होगा, सभी तब साथ आ पाएंगे। क्योंकि नहीं तो क्या होगा? नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू लॉ थोपना चाहते हैं महंत जी। नहीं, आप बताइए, देश में हिंदू मैरिज एक्ट क्यों, इंडियन मैरिज एक्ट क्यों नहीं होने चाहिए भाई? सबके लिए समान क्यों नहीं होने चाहिए? हमारे लिए अलग से क्यों होगा? ठीक, आप कुछ भी करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, कौन तरीका है? इसलिए मैं तो चाहता हूं कि हम हिंदू का भी एक विवाह हो और दूसरे धर्म का भी एक विवाह हो। मैं इस पर एक 2 बच्चे हो, फायर रैपिड टाइप का करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछूंगा, क्या जवाब होते हैं मैं देखूंगा, बहुत दिलचस्प रहेगा। परमजीत जी आता हूं, लेकिन विष्णु जैन जी, ये सवाल का जवाब तो बहुत बेहतर तरीके से महंत नवल किशोर जी के पास है, मैं बहुत सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन आदिवासी समुदाय की बात, बहुपत्नी प्रथा, दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में कुछ जगहों पर रिश्तेदारों की भी शादियां होती हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट जो मैंने बातचीत कर दी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात, और वैसी साहब लेकर आ गए, क्या होगा इन सब बातों का? देखिए, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। मैं इस कंसेप्ट को बताना चाहता हूं कि आज जब हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन हुआ था 1955 में, हमारे यहाँ शादी एक संस्कार है, हमारे यहाँ डाइवोर्स का कंसेप्ट ही नहीं है।
7 जन्मों का वो एक बंधन है, पर हमने उस चीज को माना आज एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आते हुए कि नहीं, डाइवोर्स होना चाहिए, और डाइवोर्स का जो कानून है आज इंप्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है, हर आदमी उसका बेनिफिट ले रहा है। तो ये जो है हमारे धर्म के खिलाफ है, पर तब भी हम उसको मान रहे हैं। दूसरी बात, आपने शेड्यूल कास्ट की बात की, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। बात पूरी हो जाए फिर आ जाऊंगा सर, एक मिनट बीच में सुन लीजिए। आप ये बताइए कि एक शौहर वो अपनी वाइफ को छोड़े भी ना और साथ भी ना रखे। ओ भाई, तो छोड़ो ना, कोर्ट क्या जाके तलाक ले लो। यूसी में एक मिनट जाके डाइवर्स नहीं, तलाक भी नहीं दे रहा है, छोड़ भी नहीं रहा है, अपना तमाम जो है सर्टिफिकेट में दस्तावेज पत्नी भी लिख रहा है और पत्नी को साथ भी नहीं रख रहा है। उसके लिए यूसीसी में क्या प्रावधान होगा? देखिए, मैं क्या सजा होगी, नहीं होगी, क्या होगी? मैं इसका मैं बताइए, क्या इक्वल राइट नहीं है लेडी को? देखिए, मैं बता रहा हूं कि एक शौहर है, एक शौहर है और ये बहुत बड़ा आदमी है। मैं इसका जवाब, मैं इसका बहुत अच्छा बड़ा बात आदमी बताइए, है। सुनिए रिजवी साहब सुनिए ना पहले। कि जब वो छोड़ना मैं हिंदू हूँ, मेरी पत्नी, एक मिनट, अब हिंदू की बात नहीं, अरे सुनिए ना भाई, उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। अरे सुनिए ना, क्यों यूसीसी आ रहा है? मैं हिंदू हूं, मेरी पत्नी जिस दिन चाहे कोर्ट पहुंच जाए कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, तलाक दे सकती है, अधिकार है। अभी खुला है। अरे सुनिए ना भाई, जब खुला चाहे क्या वो होता दे है? सकती है। खुला क्या होता है? तलाक क्यों नहीं है? वही अरे वही चीज है, वही है, नाम बदल जाता अरे है। अजीब अब औरत तरीके को नाम आप बदल कहिए जाता कि है। मर्द क्यों नहीं है? कोर्ट में जाकर औरत को कहिए मर्द भाई क्यों साहब नहीं है? सुनिए ना, सुनिए, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। रुकिए नवल, सुनिए। ये मानते हैं अब आप रिजवी साहब मुझे एक बात बताइए, एक समय में एक शादी एक पत्नी, कोई दिक्कत? हाँ या ना? रुकिए सर, रैपिड फायर है, मैं सबसे सवाल पूछूंगा। एक साथ एक ही पत्नी रख सकते हैं, सही है या गलत है? नहीं रखे, सही है या गलत है? बिल्कुल, लेकिन कंडीशन अरे सही है गलत? अरे हम कह रहे सही है गलत? अरे हम हालात आप नहीं जवाब दे रहे हैं, आप नहीं, हम हालात कोई हालात नहीं होता है भाई, बगैर कोई हालात नहीं होता है, कोई हालात नहीं। अब एक बात बताइए, गोवा में यूसीसी है, क्या है? अब एक बात बताइए, वहां पे अगर बच्चा नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? मैं इस सवाल को लेकर सबके पास जाऊंगा। मुझे एक बात और इस तरीके से, अरे सर सुनिए ना, अब मुझे जिंदगी 1 to 1 में नहीं चलती राकेश जी। सुनिए ना, 1 to 1 में जिंदगी नहीं चलती है। रिजवी साहब सुनिए, अब मुझे बताइए, प्रॉपर्टी राइट्स में महिलाओं को पुरुषों को रखने की ताकत है तो रखे दूसरी, तो क्या है? महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और है ऐसा नहीं है, बराबर प्रॉपर्टी में बराबर मिलता है। बिल्कुल। परमजीत जी, एक मिनट सर अपनी जगह पर है, प्लीज। एक मिनट, अपनी जगह पर है सर, डिबेट कंटिन्यू खत्म ऐसा है राकेश जी, देखिए ऐसा है कि जैसे एक प्रॉपर्टी, उसमें 1 हिस्सा जो है वो 1 सेकंड की बात मत करिए ना। मैं एक भाई एक बहन हूं, मेरी बहन के पास ये अधिकार है कि उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा। शादी होती है, जाती है, उसको वहां भी शौहर का भी तो मिलता है। अच्छा, मतलब आप नहीं चाहते, चलिए आप नहीं चाहते हैं, मैं समझ गया, आप नहीं चाहते हैं। अब बताइए ना, शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा सभी धर्मों में एक समान, आपको ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? नहीं, बिल्कुल कीजिए, सब कर रहे हैं। अरे ठीक लग रहा है कि गलत लग रहा है भाई? नहीं, 21 साल हो जाएगी लड़कियों की उम्र की सीमा, नहीं तो आपको ठीक लग रहा है? नहीं, अगर हिंदुस्तान बन जाएगा मानेंगे। अच्छा मानेंगे ना, बिल्कुल मानेंगे। हलाला इद्दत पर रोक, नहीं, ठीक है, हलाला गलत है ही नहीं, इद्दत है, उसकी वजह है। ठीक है। नहीं, अरे भाई बनाइए ना कानून, कह तो रहे आज 8 अब बजे जॉन रात साहब में रुक जाइए सर, ये सवाल ऐलान कर दें। ओ भाई साहब, भाई यूसीसी लागू हो, रिजवी साहब हो गया, टेप बंद करिए, टेप बंद करिए ना सर, भाई प्लीज। उनको नहीं, आप बंद रुक जाइए ना सर, तो उनको भी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना सर, उनका जवाब क्यों दे रहे हैं? वो डिबेट कंडक्ट कर रहे हैं, उनको बंद कराना चाहिए रुक ना जाइए। फिर। जॉन साहब, शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा एक हो, इससे किसी को दिक्कत होनी चाहिए? 21 साल से तो कम होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, तो ये है सर, यूसीसी में हो सकता है। दूसरी बात है, लड़के लड़कियों को एक समान अधिकार, कोई दिक्कत? इसके लिए कानून में ईसाई महिलाओं ने बड़ा संघर्ष किया। मेरी रॉय, अरुंधति रॉय की माँ कोर्ट में गई और जीती। संघर्ष करने के बाद ये राइट लिया कि बेटे को और बेटी के बीच में पिता की अपनी प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अगर एक साथ एक पत्नी की बातचीत हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? मैं तो कैथलिक साहब नहीं जवाब दे पाए। कैथलिक में हम तो डिवोर्स की प्रथा ही नहीं है, प्रथा ही नहीं है। लेकिन अगर बात हिंदू धर्म में भी नहीं है, विष्णु जैन जी ने कहा मगर हिंदू धर्म में भी नहीं है, लेकिन चाहिए तो कोर्ट जाते हैं लोग, कोर्ट जाते हैं और मैरिज डिसॉल्व भी हो सकती है। अगर गलत फैमिली में शादी हो गई, झूठ बोल के हो गई, तो डिसॉल्व भी हो जाती है। तो सर फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर आपको क्यों लग रहा है? परमजीत जी, यही सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं, क्योंकि ये 2-3 बड़े पॉइंट्स हैं जिस पर विवाद हो रहा है। हम डिवोर्स पे विरोध भी कर रहे हैं, हम यूसीसी पर कर रहे हैं। स्त्री जाति के लिए सबसे पहली अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो गुरु नानक साहब थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जब स्त्री बाकी की सती प्रथा होती थी, सती प्रथा बंद उन्होंने की
और कहा उसको आप क्यों बुरा कहते हो, जिसने बड़े बड़े राजा पैदा किए हैं, बड़े बड़े पैगंबर पैदा किए हैं, बड़े बड़े पीर पैदा किए हैं। हम स्त्री जाति की सबसे पहले हमारे धर्म में उसकी इज्जत का बराबर का हिस्से का है, पर जो आप कानून लाना चाहते हैं वो हम अंधेरे में उसकी सहमति नहीं देंगे, हमारे सामने आना चाहिए। ये आप क्या ला रहे हो? एक बात बताइए सर, एक बात नहीं, आप अपने मतलब की बात करी जाओ और मैं अपने मतलब की बात पूछूं तो पहले वो मैं आप ही के मतलब की बात कर रहा हूं सर। मुझे एक बात बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि आपके खिलाफ ये कानून होगा? ये इसलिए लग रहा है भाई आज जिस तरह से आप कानून ला रहे हैं उससे हमारे मन में आपके प्रति शंका पैदा हो रहा है। जिस तरह से मतलब, एक मेरी बात सुनो, ये मेरे पास पड़ा है 2016 में लॉ कमीशन के पास ये सिविल कानून कोड गया था। 18 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने उसको कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, एक मिनट, ठीक, दूसरी बात मैं भी आपको बता दूं। दूसरी बात, पहले 19 की चोन थी, 16 में आया, 18 में उन्होंने अच्छा, अब ये बता दीजिए लॉ कमीशन बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट बढ़ा? एक मिनट सर, आप ही के पास हो, लॉ कमीशन बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट बढ़ा? मेरी बात तो पूरी, लॉ कमीशन बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट बढ़ा? कौन सा लॉ कमीशन बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट बढ़ा? एक मेरी बात सुनो, जो हिंदुस्तान के बाशिंदों की रक्षा करे वो बढ़ा है। नहीं तो लॉ कमीशन बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट बढ़ा इस देश में? मैं उस लॉ कमीशन को मैं नहीं मानूंगा जिसमें सिखों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जेंडर इक्वलिटी इससे सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगी, महिलाओं पुरुषों को समान अधिकार मिलेंगे, किसी भी धर्म के हो। कॉमन रिलीजन कोड नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। Exactly. यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फिर इतना हंगामा क्यों है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हमें समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की संरचना हमने नहीं की थी। आर्टिकल 44 में जब संविधान के फोरफादर, संविधान निर्माताओं ने उसको इंसर्ट करके विजन दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और शैल वर्ड यूज्ड है कि आर्टिकल 44 में पार्लियामेंट शैल ब्रिंग अ लॉ फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आर्टिकल 31C भी इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए आता है तो वो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले 65 साल से संविधान निर्माताओं की अप्रोच थी, सोच थी, जो आज इंप्लीमेंट होने जा रहा है। और मैं ये दोबारा कहना चाहता हूं, ये जेंडर जस्टिस का इश्यू है, फीमेल डिग्निटी का इश्यू है, इस देश में बहुत संजीदगी से। मैं तो इससे आगे कह रहा हूं कि अगर कोई इसका विरोध कर रहा है, जेंडर जस्टिस जो बातचीत विभा जी ने कही, जो विष्णु जैन जी कह रहे हैं, तो क्या आप जेंडर जस्टिस के खिलाफ है? क्या आप इस देश में महिलाओं के खिलाफ है? क्या तीन तलाक को लेकर जिस तरीके से विरोध हुआ इस देश में, कुछ तथाकथित मौलानाओं ने विरोध किया कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, इस्लाम इंटरफेयर है। क्यों होना चाहिए भाई? क्यों 3 तलाक होना चाहिए? तो जेंडर जस्टिस है। और मेरी एक और अपील है सर, समय नहीं है, मेरी एक और अपील है सर, अभी लॉ कमीशन सुझाव ले रहा है, एक ड्राफ्ट लॉ कमीशन सरकार को देगा, सरकार फिर अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी, सरकार पार्लियामेंट में लेकर आएगी, पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी। इसी तरीके से कानून बनता है इस देश में, अलग अलग कमेटियों के पास नहीं जाता, इससे धार्मिक कानून नहीं है। ठीक है, ठीक, चलिए एक मिनट, ये लॉ कमीशन किसने बनाया जी? सर तो सुनिए ना, सॉरी, एक मिनट, मैं इसका सरदार जी सर सुनिए ना सर, इस देश में सांसदों को किसने चुना? सांसदों को किसने चुना है? आपने? हमने। तो वही फाइनल करेंगे सर। नहीं, वही फाइनल करेंगे। संसद ही करेंगे। संसद ही, अरे कमाल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि फाइनल करेंगे। अच्छा, नहीं, एक मिनट, विभा जी, एक बड़ी, नहीं, मैं डिबेट क्लोज कर रहा था, लेकिन एक मिनट प्लीज, नहीं, कोई सेकंड नहीं। लॉ कमीशन वही काम करेगा जो सरकार चाहेगी। अब सुनिए, सरदार जी सुनिए, एक बड़ी मजेदार बात हुई। आप कह रहे हैं लॉ कमीशन में हमारे लोग नहीं, मैंने पूछा सांसद किसने चुने, आप कह रहे हैं कि हमने चुना, फिर मैंने कहा वही सांसद तो आखिर में फाइनल करेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि वो क्यों फाइनल करेंगे? तो सर आप कानून बनाएंगे, मैं विष्णु जी कोई और? चलिए, वक्त इतना ही है सर, इस तरीके से नहीं, ये एनार्की देश में नहीं चलेगी। वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये चर्चा भी आगे जारी रहेगी, इंतजार कीजिए फाइनल सरकार के ड्राफ्ट आने का, संसद में पेश होने का, उसके बाद पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया।